ठीक है। एक कुछ संशोधन है, एक साथ में ही मैंने आपको जब पहली क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई क्लास लेंगे उसके बाद में एक संशोधन क्लास जरूर रखेंगे। उसमें क्या होगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, मानवीय भूल के कारण अगर कोई गलतियां रह जाती है, क्योंकि देखिए सब काम ऑन कैमरा हो रहा है ना, संभवतया प्रयास रहता है कि 0% एरर रहे, लेकिन ऐसा संभव है नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक संशोधन क्लास रखेंगे लास्ट में। उस क्लास में ये होगा कि अगर कोई तथ्य छूट गया है या उसके साथ में तथ्य के साथ में कोई हमने त्रुटि कर ली है, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस सोल्व करेंगे। सबसे पहले सभ्यता में आप आहट सभ्यता निकालिए। उस आहट सभ्यता में मैंने आपको नदियाँ कौन कौन सी निकाला बताई है, वो बताइए सबसे पहले। नदियाँ जो बताई है मैंने आपको, कौन सी बताइए? बेड़च नदी और आयर, बेड़च और बनास, 3 नदियाँ बताइए ना मैंने। अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रश्न भी लिया था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप प्रश्न जरूर सोल्व कीजिए। आज ही देखिएगा जो 20 प्रश्न है ना, तो बाकी आज देखिएगा। जैसे कि पहले मैंने लिखा कि बेड़च और आयर, और ये लिखा है कि बनास, ये लिखा है कि तीनों। ध्यान रखिएगा, बेड़च और आयर है उसको हमें 100% सही करना है, लेकिन बनास हमें कब सही करना है, बनास हमें कब सही करना है, बेड़च और आयर नहीं दिया हुआ, समझे आप? तो आप एक बार क्या करना है, आपको उस पर गोला कर दीजिए, उस बनास पे इस प्रकार से गोला बना दीजिए, और अगर वहाँ पे कोई स्पेस हो तो वहाँ पे लिख लीजिए कि आप बेड़च और आयर ऑप्शन में नहीं हो तब बनास करना है, ठीक है। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम गिलुंड सभ्यता पढ़ते हैं, कहाँ की है? राज संबंध की। अब राज संबंध में हम ये जानते हैं कि एक खमनोर एक स्थान है ना, और खमनोर स्थान के पास में ही क्या निकलती है, वेरो का मठ, है या नहीं है? और वेरो के मठ से क्या निकलती है, बनास नदी, बराबर? गलत तो नहीं बता रहा हूं? अब इस बनास नदी में हम तब फंस जाएंगे जब ऑप्शन में गिलुंड भी आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आयर सभ्यता पूछी जाए तो बेड़च और आयर हमें पहले सही करना है, और गिलुंड सभ्यता पूछी जाए तो आंख बंद करके हमें क्या करना है, बनास नदी कर देना है। क्लियर? समझ में आ रही बात? चलिए, अब आप पहले आए थे मेरी क्लास में? आप दोनों नहीं आए? दोनों नहीं आए थे? आप तो थे। चलिए, अब हम जो है ना राजस्थान को 3 पोर्शन में पढ़ते हैं, है ना। पहले हम एक पीपीटी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब समझिए कहानी को। देखिए, हम राजस्थान पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान को हम कितने फेज में पढ़ते हैं? एक तो आप आंसर नहीं देते हो यार समय में। कितनी क्लासें हो चुकी है अपनी? लगभग 3 से 4 क्लासें हो चुकी है। मैं आपकी जगह होता तो टीचर का 8 पुस्ते तक पहुंच जाता, कि आपके 8 पुस्ते कौन कौन सी ये भी पता चल जाता। थोड़ा सा फ्रैंक रहिए, ठीक है ना। अरे मैं खा तो रहा नहीं हूँ आपको, तो बिल्कुल एकदम, क्योंकि देखिए हम पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बात समझ में भी आनी चाहिए। तो आप हर चीज पूछिए, और मैं जो आंसर आपको जो भी पूछूं उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो हम राजस्थान को कितने फेज में पढ़ रहे हैं?
तीनों पढ़ रहे हैं, बस तो घबराना क्यों है? अरे भाई एक ही चीज होगी, या तो राइट होगा या गलत होगा, ठीक है। और क्या कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई सर आपके कोई बिगाड़ सकता है कि भाई आपने गलत कर दिया, मैं आपकी हत्या कर दूंगा, तलवार निकाली और ये गला काट दूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम राजस्थान को कितने पोर्शन में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। और कौन कौन सा है? पहला कौन सा है भाई? बहुत इजी है। इतिहास हमेशा 3 पोर्शन में पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल पूछा मैंने आपको। तो हम कौन सा पढ़ते हैं? सबसे पहले प्राचीन पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन पढ़ते हैं, और अंतिम आधुनिक पढ़ते हैं। ठीक। अब मुझे कौन बताएगा कि जो प्राचीन इतिहास है उसकी परिभाषा क्या है, मध्यकालीन की क्या परिभाषा है, आधुनिक काल की क्या परिभाषा है? बताइए। जो बताएगा उसको 100 सोने की अर्षा दी जाएगी। प्राचीन का परिभाषा बताइए, मध्यकालीन की परिभाषा बताइए, और आधुनिक की परिभाषा बताइए। आप भारत की भी बता सकते हैं, राजस्थान की बता सकते हैं, सब सेम है। वो तो आधुनिक में भी थी। हनुमंत हाँ हाँ। तो मानव, तो मुझे बताइए, प्राचीन काल में मानव विकसित नहीं होता है? मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, कालीबंगा सभ्यता है, हमने तांबा निकालना सीख लिया, हम वहां पे हल निकाल रहे हैं, मछली पकड़ने का कांटा निकाल दिया हमने, तो प्राचीन में क्या मानव विकसित नहीं हुआ? उसने समुद्र के अंदर से, या फिर हम कहें नदी के अंदर से मछली पकड़ना सीख लिया है, नालियां बनाना सीख लिया है। सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता है, गांवों से भी एडवांस है, ठीक है। तो बताइए, अब उनमें इतना दिमाग था कि हम जो गेट है वो मुख्य मार्ग की ओर नहीं खोलेंगे। सड़कें जो है आज जयपुर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो जयपुर में क्या 90 डिग्री के एंगल में बना हुआ है? जयपुर तो अब बना है, लेकिन प्राचीन सभ्यता में हमने तो पहले पढ़ लिया है। तो इंसान तो प्राचीन सभ्यता में बहुत एडवांस था। प्रागैतिहासिक काल को प्राचीन कहते हैं, क्या उसके अतिरिक्त और कोई विषय नहीं आता है प्राचीन में? भाई जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको भी हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, तो वो प्रागैतिहासिक काल में कैसे हुआ? तो अवशेष और निकला हुआ है। तो बताइए कि जैसे कि हम चाणक्य का अर्थशास्त्र कहते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी देखते हैं, तो वो कहाँ अवशेष का प्रकार है? वो तो लिखित है, हस्तलिखित है। और आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि खुदाई करना, उत्खनन करना, और उसके बाद में उसका अवशेष निकालना। अरे सर क्या है आप, कहाँ है, कंफ्यूज कर रहे हो इतना? चलिए कोई बात नहीं। आधुनिक की कोई बता सकता है, मध्यकालीन की कोई बता सकता है? करंट चल रहा है, तो हम आज की सिचुएशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम आज की सिचुएशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स में तो पढ़ते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो मैं राजस्थान पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आधुनिक में आज की सिचुएशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अब मैं ही बता देता हूं आपको, ठीक है। प्राचीन वो जहाँ पे हिंदू शासन करते थे, मध्यकालीन वो जहाँ पे मुगल शासन करते थे या मुस्लिम करते थे, और आधुनिक वो जो अंग्रेज शासन करते थे। बताइए, इतना आसान तो है। यही परिभाषा भारत में भी है और यही परिभाषा राजस्थान में भी है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में लगभग हिंदू ही थे शासन करने वाले। उसके बाद में मध्यकाल में हम देखते हैं तो मुगल ही थे सारे, या बाहरी आक्रांता थे। हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि संध्या होने लग जाती है, और साथ में ही जो ब्रिटिशर्स है वो भारत आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, उसके बाद में आधुनिक काल शुरू हो जाता है, और हम आधुनिक काल को लेके कहां जाते हैं? 1947 तक। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब होता क्या है साथियों, प्राचीन काल हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, सभ्यता पढ़ ली है हमने। मध्यकाल आपने एक बार तो पढ़ लिया है शायद, इसमें राजा महाराजा वगैरह जो सभी थे वो एक बार सर ने पढ़ा लिया है, बाकी एक बार और होगी तब आप वापिस उसमें रिवाइज में पढ़ लेंगे। हम अब चलते हैं आधुनिक भारत की ओर, मतलब आधुनिक राजस्थान की ओर। हम आधुनिक राजस्थान क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि आज के दृष्टिकोण में अधिकतम जो प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं, तो आधुनिक की तरफ से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आधुनिक पढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे कुछ बात शेयर कर लेता हूं कि आखिरकार आधुनिक पढ़ा क्यों जाता है और आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो राजस्थान में इतना इंटरफेयर करते हैं, साथ में उन्हें संध्या करने क्या जरूरत पड़ी थी। कोई मुझे बता सकता है कि ब्रिटिशर्स को राजस्थान में संध्या करने की आवश्यकता क्यों थी? ऐसा क्या कारण आ गया था? तो राजस्थान तो देखिए हम तो काफी समय से लड़े हैं और हमने तो मुगलों को सल्तनत काल में बाबर तक को हमने राजस्थान में घुसने तक नहीं दिया है। हमारा ब्रेव तो इतना ज्यादा था कि हमने दिल्ली तक के, शायद पृथ्वीराज चौहान का समय पढ़ते हैं दिल्ली तक पहुंच गया था, सांगा का टाइम पढ़ते हैं है ना, तो वो भी दिल्ली तक पहुंच गए थे। राजस्थान से बाहर नहीं निकले, हमने दिल्ली से शासन नहीं किया लेकिन राजस्थान से शासन किया है। और कभी कभार तो हमने सुना है कि राजस्थान जो भारत की राजधानी रहा है ना। तो जैसे कुंभा, बहाना, सांगा, और हम मालदेव के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रताप के बारे में पढ़ते हैं ना? तो ये इतने ब्रेव लोग तो यहाँ पे थे वैसे भी पहले से। तो आखिरकार ब्रिटिशर्स को क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पे आए और उन्होंने संधियां की? और असल बात तो ये है कि जो भारत के राजस्थान के जो राजा महाराजा थे उनको संधि करने की आवश्यकता पड़ गई थी। कौन आंसर देगा इसका? मराठा क्या? मराठा आक्रमण कर रहे हैं। आंतरिक हस्तक्षेप करने के लिए मराठाओं को भी हम जो कहते हैं कि मराठा ने आक्रमण किया और हमें संध्या करनी पड़ी, आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी तो ये भी सिचुएशन आई है कि मराठा को हमने इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा है। जयपुर में आपने देखा होगा कि चारों परकोटे उसके बंद कर दिए और मराठाओं का कत्लेआम कर दिया था, है ना। तो आपकी बात तक ही मैं लेके जाता हूं कि जो मराठे थे, देखिए हम लगातार लड़ते रहे हैं और लड़ने के बाद में हमारी इतनी शक्ति नहीं रही कि हम वापस अलग युद्ध कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आधुनिक राजस्थान की ओर लेके जाऊं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हम जो पूरे इस 20-30 दिन के दौरान हम संभवतः 20 क्लासों में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है समय बढ़े और 30 क्लासों तक भी हो। और 1 महीने तक जब तक मैं आपके सामने ये रागिणियां गाऊंगा कि अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, है ना, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अंग्रेज आखिरकार हम इतना कहते क्यों हैं, कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें अंग्रेजों के बारे में इतना पढ़ना पड़ रहा है। उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको लेके जाऊं कि हम असल में आधुनिक राजस्थान में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आधुनिक राजस्थान में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक जहां से मैंने अभी अपनी बात खत्म की थी, वहीं से हम चलेंगे सहायक संधिया से। हमारा पहला ही जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सहायक संधियों का। ठीक है, इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे अधीनस्थ संधियां भी। अधीनस्थ संधियां भी हम यही पढ़ेंगे और दोनों में मैं आपको फर्क बताऊंगा कि सहायक संध्या क्या है और अधीनस्थ संध्या क्या है। इसके बाद में जैसे हम संध्या करेंगे और संध्या करने के बाद अंग्रेजों के लगातार बढ़ते अत्याचार के कारण हम इतना फूट जाएंगे, यानी कि हम देखेंगे कि भाई 100 साल तक हमने बहुत सब्र किया। 1757 में क्या हुआ? गजब, ऐसा मत करो यार, तुम सारी क्लास ऑनलाइन जा रही, इतना तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, प्लासी का युद्ध हुआ नहीं हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बैटल ऑफ प्लासी। देखिए इतिहास में 3 युद्ध ऐसे हैं जो हमें जीतना बहुत ज्यादा आवश्यक था। पहला था 1192 का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर हम वो जीत जाते हैं तो कभी भारत में सल्तनत काल आता ही नहीं, बाहरी आक्रांता आते ही। उसके बाद में 1527 का युद्ध, कौन सा युद्ध था? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध। अगर हम वो जीत जाते तो मुगल कभी भारत में नहीं आ पाते हैं। और तीसरा था 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, मीर जाफर और सिराजुद्दौला एक तरफ थे और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ थे। मीर जाफर ने धोखा किया, सिराजुद्दौला उसमें हार जाते हैं और भारत में ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य है
वो विस्थापन होने लग जाता है, क्योंकि हम 1606 के बाद में, या हम कहें कि 1600 के बाद में 1757 तक हमने ही राज किया है, या देशी राजाओं ने ही राज किया है। ब्रिटिशर्स का कोई हस्तक्षेप इतना था नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि ये जो आंतरिक शक्तियां हैं धीरे धीरे कमजोर होने लगी है, तो हमें अब कुछ न कुछ करना चाहिए। ये 1757 का 3 युद्ध अगर हम जीत जाते हैं ना, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने 100 साल तक सब्र किया है, और 100 साल तक लगभग हमने 1857 में एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद में कोई इसे 1857 का विद्रोह कहता है, कोई सैनिक विद्रोह कहता है। ठीक है, उसके फिर हम 90 साल के बाद जाएंगे तो हम असल में 1947 में हम तो भारतीय कितने सहनशील हैं हम ये देख सकते हैं, कितना सहा होगा हमने 1757 से लेकर 1947 तक, लगभग 190 साल का है या 200 साल तक हमने इनके क्या क्या इन अंग्रेजों को सहा है। ठीक है, और हर परिस्थिति में ठीक है फिर भी, और अब आज भी हम क्या करते हैं, सहते ही हैं। जो कहते हैं ना कि भारी होता है व्यक्ति, वो क्या करता है, सहता ही है। ठीक है, और भारतीयों की ये हमेशा कल्चर रहा है। तो यही कारण था कि सहायक संध्या, अधीनस्थ संध्या ये तो कर ली, राजा महाराजाओं के बीच में कर ली, लेकिन हर बार जो रूल आता था वो किसके बीच में आता था कि भाई अंग्रेज जो है वो किसानों पर रूलिंग करेंगे। आज भी हम ये जो टैरिफ वाली बात सुनते हैं, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि भारत पहले है, हम किसानों और व्यापारियों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब टैरिफ जो है वो 50% टैरिफ लग गया, पहले 25% था, फिर 50% हो गया। यहाँ पर भी सेम था। वो जो समय था ना, मैं बात कहता हूँ आपको, इतिहास जो होता है वो अपने आप को दोहराता है, और वही हो रहा है। वो फिर अंग्रेज आए, और वो क्या कर रहे हैं, हम पे शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो भारत, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विगत 20 साल भी कहें हम, उसमें भारत इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है, इतना फास्ट ग्रोइंग हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपने चरम सीमा पर है विकास में। ठीक है, और यही कारण है कि जो दूसरे जो देश हैं वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि कोई देश जो विकास की ओर अग्रसर है उसकी इतनी ग्रोथ हो जाए जितनी आज भारत की है। ठीक, अब यही है कि ब्रिटिशर्स ने लगातार टैरिफ लगाते रहे, किसानों पर टैरिफ लगाते रहे, और टैरिफ लगाने के बाद में वो क्या करते हैं कि किसानों पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करते हैं, और यही कारण होता है कि उनका गुस्सा जो है 1857 की क्रांति में निकलता है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति होगा। क्रांतियों को जैसे तैसे राजाओं ने, ब्रिटिशर्स ने रोका, और ब्रिटिशर्स का तो जीव आ गया था कि भाई अब इस तरीके से काम हो जाएगा तो कैसे चलेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या होते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब बड़े विस्फोट होता है ना, तो छोटी छोटी फायरिंग हमेशा चलती रहती है। हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में भी भारत पाकिस्तान की छोटी मोटी मुठभेड़ चलती रही थी। तो यही कारण हुआ था कि जो बड़ा एक विद्रोह हुआ था 1857 का, उस 1857 के बाद में जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही, वही क्या कहते हैं हम, किसान आंदोलन। तो हमारा तीसरा बिंदु कौन सा होगा, किसान आंदोलन। ठीक, अब जो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, किसान आंदोलन लगातार बढ़ते रहे, और क्योंकि तकलीफ किसे थी, अगर कोई ज्यादा ब्याज ले रहा है, नील की खेती के लिए ज्यादा कह रहा है, क्योंकि नील की खेती में हम जानते हैं कि भूमि पूरी बंजर हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा अगर टैरिफ लग रहा है तो परेशान कौन होंगे, किसान ही होंगे। ठीक है, अब किसान जब परेशान हो गए तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसमें हम बेगू, नीमू चाणा और ये जो बिजोलिया है, इस तरीके के सारे क्या पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्लास की जो असल शुरुआत होगी वो हम क्लास से कल से ही करेंगे, लेकिन मैंने हमेशा से आपको कहा है कि रटने से कहीं ज्यादा अधिक है समझना, क्योंकि पोथियां तो वो बहुत मिल जाती है, लेकिन असल में उसका बैकग्राउंड क्या है, सिलेबस आपको समझना है। इसी तरीके से सिलेबस पूरा याद कर दूंगा मैं आपको। अब होता है कि किसान लगातार आंदोलन करते हैं, और हम जानते हैं कि किसानों के पास हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन कुछ सक्सेस भी होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन जब सक्सेस नहीं होते हैं तब क्या होता है कि उन्हें दबाया जाता है। ठीक है, और दबाने के बाद उन पर शर्तें थोपी जाती है। तो यही हुआ, और किसानों को यह बात कह दी गई कि आप प्रजामंडल में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि प्रजामंडल में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसान आंदोलन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रजामंडल। ठीक, जब लगातार प्रजामंडल बनते हैं
तो इतने समय से तो राजा महाराजाओं का समय चल रहा है, और राजा के बाद में हम जानते हैं कि जो पद है वो पैतृक हो जाता है। राजा का बेटा वापिस राजा बनेगा, मंत्री का बेटा वापिस मंत्री बनेगा। यानी कि योग्यता जो थी, जो लोकतंत्र था वो था नहीं, राजतंत्र था उस समय। अब लगातार जो ये राजतंत्र चल रहा है उससे लोग परेशान भी हुए। फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो अंग्रेज थे उसका हम तो बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का असली जो अर्थ है वो अंग्रेजों के कारण आया। और अंग्रेजों के कारण आया तो कहां से आया? अंग्रेजों की लिपियों से आया। लिपियां क्या? यानी कि जो अंग्रेज किताबें पढ़ते थे, हम अंग्रेजों के साथ में बाहर जो गए, हमने बाहर की दुनिया देखी कैसी होती है, स्वतंत्रता कैसी होती है वो देखा हमने। तो असल में इतना ज्ञान जब हम मिला तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पूंजीपति जो लोग थे, जो बाहर से पढ़ाई करते हुए आते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो हम भारत देख रहे हैं वो भारत इस तरीके से तो बहुत पीछे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? स्वशासन लाना है। और स्वशासन की पहली बार जो बात उठी थी, पूर्ण स्वराज की हम बात करें, स्वशासन की बात करें, तो 1930 में बैठी। और वही कारण है कि 26 नवंबर 1930 को जब ये बात उठती है, पहला स्वतंत्रता दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो एक ये वीडियो मैंने इस पर भी बनाया हुआ है एज अ डॉक्यूमेंट्री, आप देखना उसमें प्ले लिस्ट में कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। असल में आपको पता होगा, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। एक 15 अगस्त आ रहा है, तो उसमें पहले से एक वीडियो बना रखा है, आज से फिक्स 1 साल पहले, ठीक है। तो वो भी आप देखना कर जाके, ताकि आप थोड़ा सा ब्रीफ स्टोरी समझ सकें कि आखिरकार हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमने आंदोलन किया है और क्या क्या किसी की भूमिका रही है। तो दोनों वीडियो आज जाके देख लेना, तो आपको थोड़ी सी और स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए वापस चलते हैं हम प्रजामंडल पे। और हम प्रजामंडल मुख्यतः ये समझ सकते हैं कि अब राजा से लोगों के पास शासन आने वाला था, यानी कि राजतंत्र से हम प्रजामंडल की ओर, राजतंत्र से हम लोकतंत्र की ओर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, जो मत्स्य संघ वो है अलग है। तो लोगों के सामने ये समस्या है कि यार राजस्थान को एक तो करना पड़ेगा किसी न कैसे, तभी हम इस पे शासन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेवाड़ का प्रधानमंत्री अलग होगा, जैसे कि अभी राजतंत्र में हो रहा है, ठीक है, राजतंत्र में होता था तो मेवाड़ का राजा अलग है, मारवाड़ का राजा अलग है। हम अगर गगर प्रदेश में जाए तो वहां का अलग है, जैसलमेर का अलग है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते हैं। तो उनको एक टेबल पे तो लाना पड़ेगा। और बुद्धिजीवी जो होते हैं वो कभी भी एक टेबल पे आके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरी बात हमेशा मैं ऊंची रखूं। तो बहुत प्रयास करने के बाद में हमने अंतिम जो प्रजामंडल सभी बन गए थे, उन प्रजामंडल को एकीकृत करने का कार्य किया। और एकीकृत करना ही हमें क्या कहते हैं? एकीकरण। और उसी के साथ में क्या शुरुआत हो जाती है? एकीकरण की शुरुआत हो जाती है। और एकीकरण को 7 स्तरों में हम पढ़ते हैं, और 7 स्तरों के बाद में जो आज का हम राजस्थान देखते हैं, वो राजस्थान अंततोगत्वा 1956 में बनके तैयार हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये सारा हम सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस याद हो गया? नोट कर लो अपने पेज पे।
कर लिया नोट? ठीक है। अब पहले जो थोड़ा सा हमें संशोधन करना है उस पर निकालिए। सबसे पहले निकालिए आप कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो साक्ष्य मिले हैं संक्रामक रोग के, है ना, कि भाई अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं कि इस कारण से इसकी सभ्यता का पतन हो गया था। तो संक्रामक रोग के लिए मैंने किसका नाम लिखाया था? कैनेडी का। अब आप 3 बिंदु और लिखने हैं। एक लिखना है भूकंप। भूकंप से किसने कहा था? दूसरा आपको लिखना है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। और तीसरा आपको लिखना है नदी तंत्र का, या फिर हम कहें गग्गर का बहाव। गग्गर का मार्ग परिवर्तन कह सकते हैं, बहाव कह सकते हैं, या हम बाढ़ भी कहेंगे, पर ठीक है एक बार आपके नोट किया। भूकंप किसने कहा है और क्यों कहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व के पहले भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो यही मिलते हैं। तो भूकंप कहा है? रेक्स ने। ठीक है, समझ लीजिए पहले। जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु हो गया था, क्लाइमेट चेंज हो गया था, जो आज के दृष्टिकोण में हम देखते हैं। समझ लीजिए पहले, लिखना बाद में, है ना। जो हम आज के दृष्टिकोण में देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है, बारिश जल्दी जा रही है, जो ठंड है वो पहले आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये किसने कहा था? तो ये अमलानंद घोष ने कहा था। अमलानंद घोष ने कहा था। और एक व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि गग्गर जो नदी थी उसने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता में बाढ़ आ गई थी। तो ये किसने कहा था? तो डेल्स ने कहा था। ठीक है, ये तीनों बिंदु समझ लीजिए आप। एक और बात मैं यही बता देता हूं आपको कि हमने आहट सभ्यता पढ़ी है। ये जो बात है ये किसकी है? कालीबंगा की, है ना, कालीबंगा की है। फिर हमने एक पढ़ा था आहड़ के बारे में। तो आहड़ में ध्यान रखिएगा साथियों कि इसमें जैसे कि 5 स्तरों पे खुदाई हुई थी, पढ़ा? पहले प्राग ऐतिहासिक थे, उसके बाद में ऐतिहासिक थे। तो उसी प्रकार से आहड़ में जो थे वो 8 स्तरों में खुदाई हुई है। 8 स्तरों में खुदाई हुई है, 8। और ये भी ध्यान रखना कि चौथा जो स्तर है ना, यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली। चलिए ये लिख लीजिए कि आहड़ में कई जगह हो तो आहड़ में लिख लीजिए, और कालीबंगा में हो कालीबंगा में लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर आधुनिक राजस्थान की ओर। सिलेबस सबने लिख लिया है ना? आधुनिक राजस्थान में हम बढ़े उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। एक तो हम सहायक संध्या, सहायक संध्या क्या होता है और एक अधीनस्थ संध्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम पढ़े। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ब्रिटिशर्स को संध्या करने की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो समझिए, राजस्थान का एक क्षेत्र है ये। अब इस क्षेत्र में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, और आक्रमण होने के बाद हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो लगातार क्या होती है, किसी कंट्री की घटती जाती है, और यही हुआ। ठीक है, अब राजस्थान बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, जैसलमेर का अलग हिस्सा, फिर जो मारवाड़ का अलग हिस्सा, मेवाड़ का अलग हिस्सा, वागड़ का अलग हिस्सा, फिर मत्स्य क्षेत्र का देखें तो अलग हिस्सा, फिर ये इस तरीके। तो ये लगातार क्या टेरिटरी बनती है फिर बिगड़ती है, बनती है फिर बिगड़ती है। अब जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि यार ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने के कारण क्या हो रहा है कि भारत में इस जगह पे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से एक जो साम्राज्य है वो लगातार विस्थापित हो रहा है। और कौन सा है वो, यानी कि साम्राज्य विस्तार हो रहा है, और कौन सा है वो, मराठा साम्राज्य। और हम पढ़ते हैं कि मराठा साम्राज्य जो है वो लगातार भारत के दिल्ली तक पहुंच जाता है। बाजीराव के टाइम पे देख लें हम, ठीक है ना, शिवाजी के टाइम पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कर वसूलते हैं राजस्थान में, मेवाड़ में, क्योंकि शिवाजी जो है वो कहते हैं कि मेरे नानी का घर है यहाँ पे, तो हो सकता है। और मराठा जो है लगातार इसमें आक्रमण करते रहते हैं। अब मराठाओं के आक्रमण के कारण हम ये भी देखते हैं कि भाई अलग अलग सम्मेलन होते हैं, और सम्मेलन होने के साथ में ही
राजा महाराजा थे वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुके थे कि यार इतना आक्रमण कर रहे हैं और आक्रमण होने के बाद में ही बहुत बहुत बुरी तरीके से हमें लूट रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो मैंने अभी बात हो रही है कि भाई सभी जो बुद्धिजीवी हैं या सभी एक समान के स्तर के जो लोग हैं वो एक टेबल पे कभी नहीं बैठ सकते हैं। राजाओं ने किया है, सम्मेलन भी किया है, बैठे भी हैं, सभी ने ये भी सोचा है कि हम मराठाओं के खिलाफ भी लड़ेंगे, ठीक है, हम आधुनिक रास्ते में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उनको ये जो वापस आगे वाला जो प्रोसेस था ना वो उनका लगभग कैंसिल हो गया। अब इसका फायदा किसने उठाया? तो ब्रिटिशर्स ने उठाया कि ये मराठा आक्रमण कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम आपके साथ में सहायक संध्या कर लेते हैं, हम आपका बचाव करेंगे क्योंकि हमारे पास सेना है और सेना है तो हम आपका क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सहायक संध्या की और ये पहली जो सहायक संधि थी वो 1803 में थी, ठीक है, 1803 में थी। अब 1803 में ये दो स्टेट के पास जाती है, कौन कौन से पास? एक तो भरतपुर के पास जाती है और एक अलवर के पास जाती है। और इनको सहायता देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी जो सेना है वो रहेगी और उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके जो क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान है, इस क्षेत्र में जो आपका जो राज्य है उस राज्य में हम एक व्यक्ति को बिठाएंगे और उसका व्यक्ति का नाम होगा पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान के हम अंतिम समय तक, आधुनिक अंतिम समय तक हम पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ते रहेंगे। वो क्या करेगा कि आपकी जो सेना है उसका नेतृत्व भी करेगा और साथ में आपको बताएगा भी कि आपको किस तरीके से क्या कार्य करना है। तो अभी तक पॉलिटिकल एजेंट और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये बाहरी जो क्षेत्र था यानी कि उनकी रक्षा तो करना है उसके लिए पैसा वगैरह लेते थे। अब पैसा तो उनको मिल नहीं रहा, मजा भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि भरतपुर और अलवर के साथ में 1803 में करते हैं, लेकिन यहाँ पर जयपुर और जोधपुर ये भी इन ब्रिटिशर्स के पास में जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी भी रक्षा करो क्योंकि जयपुर और जोधपुर पे ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं। तो एक बार तो ये क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स है कि नहीं, हम एक बार यही करेंगे, जयपुर जोधपुर का बाद में देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। उसमें ऑप्शन में था कि जयपुर और जोधपुर ने ब्रिटिशर्स के साथ में संधियां कब की। अब असल में हम पढ़ते हैं तो वो तो 1818 है, लेकिन 1818 ऑप्शन में था ही नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जयपुर और जोधपुर ने पहले संधियां की हैं, लेकिन उन संधियों को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। इसलिए अगर 1818 के अलावा 1803 ऑप्शन में आता है तो हमें 1803 करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके ऑप्शन में 1803 भी आ रहा है और 1818 भी आ रहा है तो आप 1803 कर लेना है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको 1818 पहले करना है क्योंकि इस समय फाइनल संध्या हो चुकी थी। लेकिन 1818 ऑप्शन में ही नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रश्न गलत है, 1803 सही होगा। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, चलिए वापस यहीं चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे बिठा रखा था। अब ब्रिटिशर्स को लगा था कि यार ये जो इनकम ऑफ सोर्स है ना, इनसे इतना मजा नहीं आ रहा है, मतलब पैसा आना चाहिए भर भर गया है ना, तब आता है मजा। जेब तो हमेशा खाली रहती है, पैसा जितना डालो उसमें कम ही रहता है। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हम सहायक संध्या तो कर रहे हैं लेकिन हम अधीनस्थ संध्या करेंगे। अब अधीनस्थ संध्या का क्या मतलब है, जैसे कि भाई इतने समय से, मध्यकाल से जो मुगल के साथ में ये संध्या कर रहे थे ना कि मुगल इनका संरक्षण करेंगे, मुगलों के लिए ये काम करेंगे, तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं क्योंकि अगर उससे करेंगे तो मुगलों से पहले से परेशान हो रखे हैं ये, तो हमसे कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो ये राजा महाराजा के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि यार हमारा पॉलिटिकल एजेंट आपके पास में यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि सैनिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बाहरी मामले जो जितने भी होंगे, जितने की वित्त विभाग हो गया, यानी बाहर से क्या चीजें आ रही है, बाहर से क्या चीजें जा रही है, वो भी हम देखेंगे। यानी कि एक तरीके से अगर बाहरी कंट्रोल उनके पास में ले लिया तो अंदर से कंट्रोल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जो बाहरी जितने भी मामले होंगे ना वो तो देखेंगे हम, और जो पॉलिटिकल एजेंट होगा वो देखेगा आपका आंतरिक मामला, यानी कि आप इंटरनली क्या डिसीजन ले रहे हैं ये सभी पॉलिटिकल एजेंट देखेगा। और राजा महाराजा को क्या चाहिए था, ठीक है बहुत बढ़िया है। यानी कि अब ये हो गया, उस जाल में फंस चुके थे जिसमें अंग्रेजों ने ये कर दिया कि जो जितने भी टैक्स लगाने हैं, जितना भी रेवेन्यू है वो पहले ब्रिटिशर्स के पास जाएगा और ब्रिटिशर्स के पास जाने के बाद में कहाँ जाएगा, राजा के पास जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कहाँ कितना टैक्स लेना है, वो सभी ब्रिटिशर्स करेंगे। तो हम इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि उस जो पूरा राज्य है उसमें ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो गया है। और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर दिया इन्होंने, भाई इंटरनली जो पोर्शन था वो भी इनके अंडर में कर लिया।
आ गई कहानी, पूरी समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब क्या होता है कि सहायक संधियों के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है। और मैंने आपको बताया था कि 1803 में पहली करते हैं, और किस किस के साथ में करते हैं? भरतपुर और अलवर के साथ में करते हैं। और यहाँ पे तो सहायक संध्या हो गई, लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि 1805 में इन्हें पुण्य संध्या की थी, है ना? ये मैं सब लिखाऊंगा आपको, बस यहाँ से इतना ध्यान रखना कि इन दोनों ने 1805 में पुण्य किया था। लेकिन जयपुर और जोधपुर को हम यहाँ पर मना कर देंगे। और ये भी घटना कब की है? 1803 की ही है, ठीक है। लेकिन ये इनको क्या कर दिया? मना कर दिया है। अब उस समय जब ब्रिटिशर्स की सहायक संध्या हो रही थी, सहायक संध्या और अधीनस्थ संध्या तो समझ में आ गई। अधीनस्थ संध्या मतलब पूरा अधीन हो गया उसके, और सहायक संध्या यानी हम आपकी सहायता कर रहे हैं, शब्द पे ही जाना आप, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उस समय जब ये सहायक संध्या चल रही है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? भारत का गवर्नर जनरल तो उस समय था वेलेजली। कौन था गवर्नर जनरल? वेलेजली। कौन था? वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था। लेकिन असल में क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, मतलब कर दिया उन्होंने, थोड़ा बहुत देख लिया कि सारा, लेकिन वो उसका क्या एजेंट नियुक्त करेगा। तो उस समय उसका प्रतिनिधि कौन था वेलेजली का? तो लॉर्ड लेक। कौन था प्रतिनिधि? कौन था? लॉर्ड लेक, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था कि 1803 में भरत व अलवर वेले हो गए थे, ठीक है, वेले हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 1803 से 1803 याद हो जाएगा, भरतपुर और अलवर से हमें दोनों राज्य याद हो गए। और वेले का मतलब क्या है? वे ध्यान रखेंगे वेलेजली, और लेस है लॉर्ड लेक। बस एक ही नाम याद करना है आपको दोनों में, ठीक है। ये सहायक संधियों का पूरा पाठ्यक्रम था। अब दूसरा कि भाई जैसे ही हम सहायक संधियों के बाद में हम जाते हैं प्रतिनिधि के तौर पर अधीनस्थ संध्या करेंगे, तो अधीनस्थ संध्या में जब हम शुरू करेंगे तो देखिए अधीनस्थ संध्या बेसिकली 1818 से होती है, लेकिन बीच बीच में भी होती रहेगी, 1807 में, 1805 में, वो भी हम अपने लिखाते रहेंगे। लेकिन उस समय भारत का गवर्नर कौन था? क्योंकि चेंज हो जाएगा जैसे प्रधानमंत्री चेंज होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग, ये कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। और इसके प्रतिनिधि कौन थे? ये प्रतिनिधि थे, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ थे और जॉन मेलकम थे। और जॉन मेलकम जो थे उसके ब्रैकेट में लिखना है वागड़, क्योंकि ये उस समय पीए भी था वहां का, पॉलिटिकल एजेंट भी था, वागड़ था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब यहां तक पहले मैं नोट डालता हूँ, फिर आगे की थोड़ी सी स्टोरी आपको समझा देता हूँ। आप डायग्राम बना लीजिए सेम ऐसा का ऐसा, ठीक है। सहायक संध्या पहले हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान की सहायक संध्या, उसमें सहायक संध्या लिख लीजिए, फिर 1803 भरतपुर अलवर, फिर ब्रैकेट में साइड में जयपुर जोधपुर, पूरा एक बार बनाइए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देख लिया? नहीं 1805 में नहीं है, देखिए सुनिए, राजस्थान की सहायक संध्या हेडिंग डाल दी आपने, सहायक संध्या वापिस प्रकरण डालना है, इसको 1803 लिखना है, फिर भरतपुर और अलवर लिखना है, ठीक है। 1803 वाली बात रहने देना, क्योंकि ये मैं बाद में आपको लिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट में लिखना है आपको जयपुर जोधपुर, वैसे मैं लिखा दूंगा, लेकिन जयपुर जोधपुर और क्रॉस कर दी, ये बहुत शॉर्ट टेक से आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि ये डिटेल्स हम वापिस लिखेंगे इसको। फिर लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड लेक प्रतिनिधि, ठीक है, इतना सा लिख लीजिए।
लिख लिया? बढ़े आगे? लिख लो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में अधीनस्थ संध्या। एक बार फिर समझ लीजिए, अधीनस्थ संध्या 1818 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल ने दो अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। तो एक तो था वागड़ क्षेत्र से जो आया था वो चार्ल्स मेडकॉफ और जॉन मेलकम। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है, 1817, 1818 और 1823, ये तीन डेट हम याद रखेंगे। 1817 में जो पहली बार संधिया हुई है वो करौली और कोटा के मध्य हुई है, करौली और कोटा के बीच में। कोटा के बीच में 1818 में पूरा हम राजस्थान देखते हैं और अंतिम में 1823 जो थी वो हम सिरोही के साथ में सहायक संध्या करते हैं। हम तो क्या करें, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि 1838 में झालावाड़ के साथ हम सहायक संध्या करेंगे और इसी समय झालावाड़ की हम स्थापना भी करेंगे, क्योंकि 1838 से पहले झालावाड़ कोई नाम की जगह थी नहीं। उसके बाद में हम झालावाड़ की भी स्थापना करेंगे। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए अधीनस्थ संध्या, उसके बाद में सारे नाम, गवर्नर जनरल, इसके प्रतिनिधि और ये टेबल बना लीजिए। अठारह सौ 17 करौली और कोटा, 1818 राजस्थान और 1823 सिरोही। करौली और कोटा,
हो गया। चलिए देखिए, अब क्या है कि जो आधुनिक राजस्थान है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक राजस्थान ही सबसे ज्यादा इजी भी है। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको लगेगा कि असल में जो आधुनिक राजस्थान है उससे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं, और साथ में ही हम कहानी फॉर्मेट में भी इसको लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं आपको कि आपको लगेगा कि ये सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि जो जितनी भी सहायक संधियां हुई है उसके बारे में आपको एक पूरी टेबल बनानी है। ठीक है, और टेबल बनाने के साथ में ही एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं कि असल में क्या है ये, और इसका कोई उपाय नहीं, आप बस 10-12 बार रट लीजिए इसको। ठीक है ना, तो आपको क्या सारी चीजें याद हो जाएगी। दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिखा। भरतपुर अलवर की हम बात कर रहे थे, देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार क्या क्या है यहाँ पे। राज्य, संधि की तिथि और संधिकर्ता का शासक। तिथि मुख्यतया हमें ईयर याद करना है। ठीक है, और हो सके तो तिथि याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन संभवतः ईयर तो हमें रट ही लेना है इसमें। भरतपुर जब सहायक संधि कर रहा था, 29 सितंबर की वो डेट थी, 1803 वाला साल था, और उस समय संधि करता तो था वो रणजीत सिंह। ठीक है, चार जो नाम मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अलवर 14 नवंबर को संधि करता है, 1803 का ही साल है, और बख्तावर सिंह उस समय शासक था। फिर करौली करता है, हमने जैसे कि पढ़ा था 1817 में, ये बिल्कुल ईयर वाइज बना रखी है। करौली, टोंक और कोटा ये सब 1817 में करते हैं। करौली में उस बार हरबख्श सिंह था। टोंक जो था 17 नवंबर 1817। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समय टोंक जो थी अमीर खां के नेतृत्व में यहाँ पे संधि करते हैं, और संधि करने के साथ में ही इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि टोंक की जो स्थापना हुई थी वो भी 1817 में ही होती है, और 17 नवंबर की ही वो डेट है। ठीक है, अमीर खान के। फिर हम कोटा में आ जाते हैं, 26 दिसंबर, उमेश सिंह उस समय, महाराणा उमेश सिंह शासक था। जोधपुर और उदयपुर 1818 में करते हैं, जनवरी, मान सिंह जोधपुर के थे और भीम सिंह कौन थे, यहाँ के उदयपुर के थे। वहीं बूंदी की बात करें तो 1818 राव विष्णु सिंह यहाँ पे नाम आता है। फिर बीकानेर 1818 मार्च सूरज सिंह। फिर जयपुर सवाई जगत सिंह सेकंड 1818। किशनगढ़ 26 मार्च 1818 कल्याण सिंह। प्रतापगढ़ सामंत सिंह 1818। डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818 जसवंत सिंह सेकंड। ठीक है, जैसलमेर 1818, बांसवाड़ा भी 1818, मूलराज द्वितीय और महारावल उमेश सिंह उस समय किसके थे, यहाँ पे बांसवाड़ा के। सिरोही 1823 मैंने आपको पढ़ाया था, शिव सिंह उस समय के शासक थे। और झालावाड़ मैंने आपको बताया था 10 अप्रैल यहीं पर इनकी स्थापना भी होती है, झालावाड़ की। ठीक है, इसकी स्थापना भी हो, और जला मदन सिंह इस समय शासक थे। ठीक है, ये आपको टेबल पूरी बना लेनी है। हेलो, ओके। अच्छा, नीचे रख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात सुन लीजिए इसके साथ में, यहां तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे, उसके बाद में हम 1857 की क्रांति शुरू कर देंगे। ठीक है, और आज ही जाके ये भी ध्यान रखिएगा, आज ही जाके आपको सबसे पहले तो एमसीक्यू वाली क्लास देखनी है, और जो पहले जो नहीं थे सभ्यता में, जैसे कि आप नहीं थे, तो वो तीनों एक बार वहाँ पे देख लेना। जब तक वापिस हम पढ़े उससे पहले एक बार वो तीनों क्लासें देख लेना, और एक 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली क्लास भी देख लेना, ताकि हम आधुनिक भारत जो आधुनिक राजस्थान जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सहायता आपको मिल जाए। ठीक है, और चैनल का नाम श्रीमाली सर नाम से है, सर्वोदय क्लासेस का लोगो लग जाएगा आपको, सर्वोदय क्लासेस उदयपुर, श्रीमाली, SHRIMALI
SIR। अब जैसे SHR एस डालोगे आ जाएगा नाम उसमें, ठीक है।